23 जून को पटना में होने वाली बैठक से पहले विपक्षी दलों में ही खींचतान देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी और टीएमसी कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस भी इन पार्टियों को विपक्षी एकता के बड़े मकसद से जोड़ने और निजी स्वार्थ से ऊपर उठने का ज्ञान दे रही है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। मंगलवार सुबह आम आदमी पार्टी की ओर से अपने नेता केजरीवाल का पटना बैठक से पहले विपक्षी नेताओं को लिखा पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया गया। पत्र में लिखा था कि पटना की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल जी का आग्रह है कि 23 जून 2023 को बिहार में अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग में ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में हराने पर सबसे पहले चर्चा हो। दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, अगर ये सफल हुआ तो केंद्र सरकार नॉन बीजेपी राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर राज्य सरकार का अधिकार छीन लेगी। वो दिन दूर नहीं जब पीएम 33 राज्यपालों और एलजी की मदद से सभी राज्य की सरकारें चलाएंगे। केजरीवाल ने अपने पत्र में साफ तो नहीं लेकिन इशारों में ये कह दिया कि कांग्रेस को अध्यादेश पर अपना स्टैंड सबके सामने साफ करना होगा, तभी आगे विपक्षी एकता की बात बन पाएगी। बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना आसान नहीं है। वो पहले ही कांग्रेस को कह चुकी हैं कि बड़े मकसद के लिए बलिदान भी देने पड़ते हैं। फिर पिछले हफ्ते ममता बनर्जी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बंगाल में गठबंधन किया तो उसे फिर टीएमसी से किसी तरह की मदद मिलने की उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन पर ममता का ये बयान बंगाल में पंचायत चुनावों में त्रिकोणीय मुकाबले को देखते हुए आया है, जिसमें कांग्रेस और सीपीएम एक साथ तृणमूल और भाजपा के खिलाफ गठबंधन में लड़ रहे हैं। यानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक से पहले ही छोटे दल कांग्रेस पर दबाव बनाने लगे हैं कि उसे पहले उनके हितों का ख्याल करना होगा, तभी गठबंधन संभव होगा। वहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी पटना की बैठक से पहले केजरीवाल और ममता बनर्जी की ब्लैकमेलिंग से निपटने की रणनीति तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने जो पलटवार करने के लिए रणनीति बनाई है उसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला ये कि केजरीवाल और ममता को अपने राज्यों में मोदी की तर्ज पर काम करना बंद करना होगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ममता और केजरीवाल को साफ संदेश देने जा रही है कि उन्हें अपने राज्यों में शासन के तरीकों को सुधारना होगा। कांग्रेस का मानना है कि हम सभी कहते हैं कि मोदी सरकार तानाशाही, जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल और संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही है, लेकिन जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं वो ऐसा नहीं करती हैं। ऐसा हम सभी विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकारों को करना होगा, जिससे जनता हम में और मोदी सरकार में सीधा फर्क कर सकें। जबकि पंजाब में आप और बंगाल में तृणमूल का रवैया मोदी सरकार जैसा ही है। दूसरा पॉइंट ये है कि कांग्रेस ममता और केजरीवाल को ये याद दिलाएगी कि कैसे अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़कर उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाया, कैसे धारा 370, उपराष्ट्रपति जैसे मुद्दों पर ममता और केजरीवाल विपक्ष से अलग स्टैंड लेते रहे हैं, जिससे बीजेपी सरकार को मदद मिली है। ऐसे में कांग्रेस भी केजरीवाल से साफ साफ कहेगी कि अध्यादेश पर समर्थन चाहने से पहले वो इन सारे मसलों पर भविष्य के लिए अपना रुख साफ कर दें। कांग्रेस की बीजेपी भगाओ रणनीति का तीसरा बिंदु है जनता के मुद्दों पर साथ आना, उनकी आवाज बनना और जनता को आगे करके चुनाव लड़ना। इस बात का संकेत बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कहा था इस वक्त लक्ष्य होना चाहिए मोदी सरकार के खिलाफ इकट्ठा होना और एक साथ आना। सबके छोटे छोटे और अपने इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन सबको एक बड़ा लक्ष्य इकट्ठा होकर लड़ने का याद रखना चाहिए। फिर चाहे वो केजरीवाल जी हों, ममता हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो या जेडीयू। इसके साथ ही कांग्रेस विपक्षी दलों को ये नसीहत भी देगी कि जिस तरह विपक्षी एकता इंदिरा हटाओ के नारे से तार तार हुई थी, उसी तरह अगर मोदी हटाओ का नारा दिया गया तो इससे संदेश अच्छा नहीं जाएगा।
इसलिए मोदी हटाओ के बजाय जनता के मुद्दों, कार्यक्रमों और नीतियों पर आधारित सियासी लड़ाई लड़ी जाए। यानी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे जनता के मुद्दों को ही चुनावों का मुद्दा बनाया जाए। कुल मिलाकर कहें तो पटना में होने वाली बैठक विपक्षी एकता के लिए तलवार की धार के समान है। अगर किसी भी दल ने इसमें अपने हित को आगे रखा तो विपक्षी एकता का सपना चकनाचूर हो जाएगा, और अगर अपने हितों से ऊपर उठकर विपक्ष एकजुटता के एजेंडे को सेट करने में कामयाब हो जाएगा तो 2024 में पीएम मोदी और उनकी सरकार के लिए ये अंतिम लड़ाई साबित होगी, जिसमें या तो उनकी जीत होगी या पीएम मोदी के लिए जो राजनीतिक वनवास शुरू होगा उससे उबरना उनके लिए नामुमकिन साबित होगा। आपको क्या लगता है कि पटना में विपक्ष मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने की रणनीति बना पाएगा, या फिर इस कोशिश में खुद ही एक दूसरे को लहूलुहान कर देगा? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।